हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक प्रश्न है आज का। प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, घबराइए मत। प्रश्न सुन लीजिए, क्या है? एक वाक्य में कम से कम कितनी वर्ब्स हो सकती हैं और अधिक से अधिक कितनी? और क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? आप कहेंगे सर आपने कुछ बताया नहीं, सबसे पहले आपने प्रश्न ही रख दिया। बेटा, प्रश्न रखना का उद्देश्य क्या है कि आपके दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो चलता रहे कि आखिर वर्ब होती क्या है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराना मत, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आप बिल्कुल ही आसानी से आप इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आंसर ढूंढ पाएंगे जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वाक्य में यदि एक वर्ब है तो वह पक्की मेन वर्ब होगी। लिखा हुआ है क्या? पक्की क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो और कोई वर्ब हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्या होगी? वो मेन वर्ब होगी, पक्की मेन वर्ब होगी। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, मेन वर्ब और अदर वर्ड। अब कहेंगे सर अदर वर्ड क्या हो गया? अदर वर्ड का मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद का बचा हुआ हिस्सा। सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है? कोई यहाँ पर नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में से इनमें से कोई भी एक जो है ना वो आपको वर्ब के बाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। क्लियर हो गया? अब मैंने कहा कि सेंटेंस के अंदर यदि एक वर्ब है तो वो कैसी वर्ब है? वो मेन वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस देखिए ज़रा। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो प्लेज कैसी वर्ब है? अब पहले तो वर्ब को ढूंढो, आप वर्ब की गिनती करें। ठीक है, आप यहाँ देखिए कितने वर्ब हैं? एक ही वर्ब है, तो एक वर्ब है तो वो कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। एक ही वर्ब है तो कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखो, राम इज ए टीचर। अब वर्ब की संख्या देखो आप, यहाँ भी एक ही वर्ब है, इज। आप कहेंगे सर ये इज, एम, आर, वाज, वर है ना, डू, डज, डिड, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। आप यहाँ भी इसको मेन वर्ब बता रहे हो, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ा रहा। अगर वाक्य में एक वर्ब, इसको याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, एक वर्ब है तो वो 100% कैसी वर्ब है? वो मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये अभी आपके दिमाग में अभी भी डाउट बना हुआ है। अब पहले तो इसी बात को जो समझाया है ना उसको याद रखें, एक ही है तो ये मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब कब होगी अगला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा देखो, अगला सेंटेंस है आई नेवर टेल ए लाई। कितनी वर्ब है? एक ही वर्ब है सर, तो एक ही वर्ब है तो क्या वर्ब होगी? वो कैसी वर्ब होगी? वो मेन वर्ब होगी। यहाँ भी मेन वर्ब है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब कब बनती है? हेल्पिंग वर्ब कब बनती है? जब भी इन वर्ब्स के बाद कोई दूसरी वर्ब आ जाती है। तो ये जो वर्ब है कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर। एक बार थोड़ा सा मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं इज, एम, आर, जिसे मैंने आपको बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। और इसके अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे वो हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, जैसे सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, मस्ट, नीड, है ना, डेयर, ओट टू, ये सारे मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। अब आपको हेल्पिंग वर्ब का तो पता चल गया होगा कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 को भी समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है यदि वाक्य में 2 वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और दूसरे नंबर वाली मेन वर्ब। देखो जरा क्या कहा मैंने, पहले हम वर्ब की संख्या देखेंगे। हाँ जी, सेंटेंस में 2 वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ड। अदर वर्ड का पता चल गया, अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है अदर वर्ड में, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच का इसमें आ सकता है। तो हम जिस विषय पर बात करें वो आज का हमारा कॉन्सेप्ट वर्ब पर आधारित है, तो हम सिर्फ वर्ब की ही बात करेंगे। अदर वर्ड में हम कभी और दिन इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि वाक्य में 2 वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 वाली मेन वर्ब। यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने है,
ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ज़रा देख रहे कितने वर्ब हैं, एक वर्ब ये है सर, एक वर्ब ये है, इसका मतलब कितनी वर्ब हो गई, दो वर्ब हो गई। तो दो वर्ब है तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाली मेन वर्ब। तो इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब कहेंगे वो वाला डाउट जो है ना, जो आपके मन में था, इज एम आर कब मेन वर्ब बनती हैं, कब हेल्पिंग वर्ब बनती है, क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार फिर सुन लो। इज एम आर वाज वर, ठीक है, डू डज या हैव, ये जब भी हैज या हैव जब भी अकेले आते हैं, किसी भी सेंटेंस में अकेले आती हैं तो वो मेन वर्ब रहेंगी। यदि इनके बाद एक और वर्ब आ जाती है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, ये मेन वर्ब नहीं बनती, ठीक है। अब आपने देखा कि प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले एक और वर्ब अपनी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना, ऊपर वाला सेंटेंस कैसे लिखा था हमने, राम इज ए टीचर, ऐसे कुछ सा सेंटेंस, तो मैंने सेंटेंस में ऐसे कुछ देखा, तो यहाँ पर इज, यहाँ पर क्या है ये बेटा, ये है मेन वर्ब। और लेकिन यहाँ पर इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ब आई है। जैसे यहाँ पर प्लेइंग आई है ना मेन वर्ब, इससे पहले इज आ गया तो ये इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही वाज वर्ब की बात करें, यदि यहाँ पर इज की बजाय वाज या वर्ब में से हम लिख देते हैं तो यहाँ पर वाज यहाँ पर क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। लेकिन यदि सेंटेंस को इस तरह से आ जाता है, राम वाज टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग दूसरे नंबर वाली वर्ब आ गई, तो दो वर्ब है तो दूसरे वाली मेन वर्ब रहेगी और इससे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जरा बताएं। देखो जरा फिर देख लो, प्लेइंग मेन वर्ब और इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। टीचिंग मेन वर्ब और वाज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, कब ये मेन वर्ब बनती है, ठीक है। चलो अब बात अगले सेंटेंस पे कर लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, दो वर्ब है, पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमेशा, ठीक है, और दूसरे वाली मेन वर्ब रहेगी। अब यहाँ पर भी देखो मॉडल आया हुआ है विल, तो हेल्प मेन वर्ब का काम करे यहाँ पर, और विल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इनके नाम पर आधारित होता है क्या, काम, नाम पर नहीं, काम पर ही इनका नाम रखा जाता है। ये जिस तरह का काम सेंटेंस में कर रही है वैसे इनका हम नाम रखेंगे। यदि सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं तो इनको हम मेन वर्ब बोलेंगे, यदि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और हेल्पिंग वर्ब कब होती है, जब इनके बाद एक और वर्ब आ जाती है, ठीक है। ये जितने भी वर्ब यहाँ लिखे हुए हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, या सारे मॉडल्स अगर अकेले आते हैं तो ये रहेंगे क्या। वैसे तो मॉडल की एक विशेषता है, ये मॉडल कभी अकेले आते ही नहीं। अब बस मॉडल को तभी श्रेणी से हटा दें, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, ये केवल हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब क्या हो सकती हैं, ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है। मेन वर्ब कब होंगी, जब ये केवल अकेले प्रयोग की गई, सेंटेंस में एक ही वर्ब आई है, इनमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए। वैसे तो कोई भी वर्ब की बात कर ले हम, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो जिनमें आपको डाउट है, क्योंकि आप इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही लाजमी है कि ये हेल्पिंग वर्ब कब दिखती हैं या कब होती हैं और मेन वर्ब कब होती हैं, ठीक है। अगर ये अकेली आई हैं सेंटेंस में तो ये मेन वर्ब रहेंगी, इनके बाद एक और वर्ब आ गई तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। सीधा सा जवाब तो है ये। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं। वाक्य में यदि 3 वर्ब हैं तो पहले नंबर वाली वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर वाली सपोर्टिंग वर्ब और नंबर 3 वाली रहेगी मेन वर्ब। देखो एक बार किस तरह से वाक्य का स्ट्रक्चर हो सकता है। सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आपने देखा कि 3 वर्ब हैं, ठीक है, मेन हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब। 3 वर्ब है तो तीनों वर्बों के नाम भी आपने देख लिए, ठीक है। अब सेंटेंस में आप जरा इनको ढूंढने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है।
आपने देख लिया। वैसे अलग अलग कलर से मैंने आपको ये मेंशन भी किया हुआ है कि आपको समझ आ जाए कि कितनी वर्ब है। ठीक है, 3 वर्ब हैं, तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाली सपोर्टिंग वर्ब, तीसरे नंबर वाली मेन वर्ब। ऐसे अगले सेंटेंस के अंदर आप बता सकते हैं। अब तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, सपोर्टिंग वर्ब, वेटिंग क्या है, मेन वर्ब। अगले सेंटेंस में भी हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर में सपोर्टिंग वर्ब और स्लीपिंग मेन वर्ब। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है वाक्य में यदि 4 वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 वाली सपोर्टिंग वर्ब और नंबर 3 वाली भी सपोर्टिंग वर्ब रहेगी। कहने का मतलब है कि हमने वाक्य के अंदर वर्ब को पहचानना है कि कितनी वर्ब है। ठीक है, तो देखो एक बार, नंबर 4 वाली मेन वर्ब, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर अगर 4 वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाली सपोर्टिंग वर्ब, तीसरे नंबर वाली भी सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और चौथे नंबर वाली मेन वर्ब। और अदर वर्ड का आपको पता ही चल गया, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसको हम नहीं समझ रहे, हम बात कर रहे हैं वर्ब की, क्योंकि वर्ब जो होती हैं वाक्य के अंदर एक हार्ट का काम करती है। जैसे मनुष्य के शरीर में हार्ट यदि फेल हो जाए, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो फिर मनुष्य का शरीर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब नहीं है, मतलब उसका हार्ट नहीं है, तो सेंटेंस भी नहीं चलेगा, मतलब सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना वर्ब के सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम वर्ब को सेंटेंस का हार्ट कहेंगे, दिल कहेंगे। ठीक है, अब हम अगले इस सेंटेंस के इस पार्ट को देखें, तो यहाँ पर हमने देखा सर यहाँ पर तो 4 वर्ब आई हुई हैं, तो 4 वर्ब है तो पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाली सपोर्टिंग वर्ब, तीसरे वाली भी सपोर्टिंग वर्ब और चौथे नंबर वाली मेन वर्ब। अगले सेंटेंस में आप ढूंढो, अब आप बता सकते हैं बड़े आसानी से, पहले नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब, 2 वाली सपोर्टिंग वर्ब, 3 वाली सपोर्टिंग वर्ब और 4 वाली मेन वर्ब। ठीक है, तो जो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था स्टार्टिंग में, अब आपको शायद उसका आंसर मिल गया होगा। क्या प्रश्न था हमारा कि वाक्य में कम से कम कितनी वर्ब हो सकती हैं और अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं। यदि कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी यदि आपको पता चला तो आप उनको नाम भी दें। तो आपने सभी चीज़ों का पता चल गया। अब कम से कम कितनी वर्ब हो सकती हैं, 1 वर्ब हो सकती है, और अधिक से अधिक कितनी वर्ब हो सकती हैं, 4 वर्ब हो सकती हैं, और उन चारों वर्बों के नाम को भी आप समझ गए। ठीक है, 4 वर्ब का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है यदि केवल 2 ही वर्ब है तो। ठीक है, ऐसे ही यदि 3 वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, दूसरे वाली क्या रहेगी, सपोर्टिंग वर्ब, और 30 नंबर वाली मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब में से पीछे रहती है। ऐसी सेंटेंस के अंदर यदि 4 वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर वाली सपोर्टिंग वर्ब, तीसरे नंबर वाली भी सपोर्टिंग वर्ब और चौथे नंबर वाली मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको पता चल गया है सेंटेंस में कम से कम 1 वर्ब और अधिक से अधिक 4 वर्ब। ठीक है, और चारों के नाम भी आप जान गए, तो इसका मतलब आपको आंसर का पता चल गया। ठीक है, तो अच्छा एक बात और बताना कि मैंने कहा कि सेंटेंस के अंदर कम से कम 1 वर्ब का होना लाजमी है, मतलब उसके वर्ब के बिना तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो छोटी सी छोटे जो कड़ी है वो क्या है, मान लीजिए आप सबसे छोटा सेंटेंस आप करते हैं, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ सिट डाउन, मैंने आपको बोला सिट डाउन। ठीक है, तो अब इसको भी ये सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सिट क्या है, वर्ब है ना। तो कम से कम सेंटेंस के अंदर क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। तो कितना ही छोटा सेंटेंस हो उसमें वर्ब जरूर मिलेगी, यदि नहीं है तो वो सेंटेंस भी नहीं। ठीक है, और सेंटेंस आप देख लो, अच्छा गेट आउट, तो गेट वर्ब होगी, कम हेयर कम वर्ब हो गई। ठीक है, तो आपका जो डाउट था एक वर्ब मतलब सेंटेंस में कितनी हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती हैं, या बिना वर्ब के भी हमारा सेंटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों को, अपने नॉन को शेयर करें। ठीक है,
ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आऊँ। और अब आपके लिए क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब आपकी बारी। बताइए इन वाक्यों में कितने वर्ब्स हैं और उनके नाम भी बताइए। ठीक है, आप नाम बता सकते हैं क्या? एक सेंटेंस में करा दूँ, फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर लिखना। आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक बार सेंटेंस को करके देखते हैं। आपने ढूंढना है वर्ब कितने। देखो यहाँ पर वर्ब आ गई, ये स्पीक वर्ब है। ठीक है, स्पीक्स लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऐसे ऐसे लगा देते हैं हम। तो स्पीक्स क्या है, हमारी एक वर्ब। पहले आपने देखना कितनी वर्ब है, ये बात समझ लें आप। कितनी वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गई। एक वर्ब है तो 100% कैसी वर्ब है ये मेन वर्ब है ना। ऐसे आपने आंसर देना है। कैसे आंसर देंगे, एक वर्ब और वो कैसी वर्ब है, वो मेन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस को भी देखें, थैंक्ड, इसके अंदर कितनी वर्ब है। पहले वर्ब की संख्या ढूंढनी है आपने, एक है, दो है, तीन है या चार है, क्योंकि कम से कम एक हो सकती है, अधिक से अधिक चार हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो थैंक्ड क्या है, एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब है तो कैसी वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगी। ठीक है, अब अगले सेंटेंस में देखो, यू आर, कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है। एक ही वर्ब है तो वो वर्ब कैसी रहेगी, मेन वर्ब रहेगी। अगले सेंटेंस के अंदर देखो कितनी वर्ब है, दो वर्ब है। ठीक है, दो वर्ब हैं तो दो वर्ब होंगी, पहले से वर्ब की संख्या लेते हैं, दो वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब और दूसरे नंबर वाली क्या है, मेन वर्ब। ऐसे ही आपने कमेंट बॉक्स में आपने सभी के आंसर देने। ठीक है, 4 मैंने करा दिए, बाकी आपके लिए। तो देखते हैं आप में से कितने ऐसे अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है, या मेरे साथी टीचर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।